डियर स्टूडेंट्स, एजुकेशन स्टेशन पे आप लोगों को वेलकम करती हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गॉस एलिमिनेशन मेथड, जो कि लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का एक मेथड है। ठीक है, वैसे तो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास कई मेथड्स हैं, 5 टोटल मेथड्स हैं, लेकिन आज जो मेथड हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है गॉस एलिमिनेशन मेथड। तो गॉस एलिमिनेशन मेथड के क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हमें उसका एक छोटा सा समझें एक बेस बनानी पड़ेगी, इंट्रोडक्शन लेना पड़ेगा एक छोटा सा, ताकि हम गॉस एलिमिनेशन मेथड को बहुत ईजिली समझ सकें और सॉल्व कर सकें। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों के सामने एक इक्वेशन लिखी हुई है। इक्वेशन कुछ इस तरह से है, a1x + b1y + c1z = d1। सिमिलरली a2 के रिस्पेक्ट से ये लिखी हुई है और ये a3 के रिस्पेक्ट से लिखी हुई है। ठीक है, इस इक्वेशन को हम कहते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब इस इक्वेशन को मैं कुछ इस तरह से भी लिख सकती हूँ। अगर मैं मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो वो क्या होगा, ax = b, वेयर a इज a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, x इज इक्वल टू एक्स वाई जी, कैपिटल x है और ये स्मॉलर x है, और b जो है वो इक्वल होता है d1 d2 d3 के। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने का एक मेथड है। ठीक है, और जब भी हम गॉस एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करते हैं तो हम अपनी जो भी इक्वेशन हमें लीनियर इक्वेशन गिवन होती है उसको हम इसी तरह से लिख के और फिर सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि हमारे पास कितने मेथड्स हैं लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के। तो हमारे पास टोटल 5 मेथड्स होते हैं किसी भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। आप लोगों के सामने है, पहला मेथड है गॉस एलिमिनेशन मेथड, जो कि हम इस लेक्चर वीडियो में करेंगे। सेकेंड मेथड है गॉस जॉर्डन मेथड और थर्ड है क्राउट्स मेथड। ये तीनों मेथड्स हमारे पास डायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड से क्या मुराद है कि अगर हम ये मेथड्स अप्लाई करते हैं तो हमारे पास एग्जैक्ट आंसर आएगा हमारे x, y और z का। वेयर एज हमारे पास 2 इनडायरेक्ट मेथड्स भी हैं, एक है जैकोबी मेथड और एक है गॉस सीडल मेथड। ये दोनों इनडायरेक्ट मेथड हैं। इनडायरेक्ट से मुराद है कि अगर आप इन मेथड्स को यूज करोगे तो आपके पास अप्रॉक्सीमेट आंसर आता है, एग्जैक्ट आंसर नहीं आता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब देखिए, मैं आप लोगों को सबसे पहले एक ओरली बताऊंगी कि किस तरह से हम गॉस एलिमिनेशन मेथड को यूज करते हैं, उसके क्या स्टेप्स हैं, एंड देन हम उन स्टेप्स को फिर क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करेंगे तो आप लोगों को बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स, ये आप लोगों के सामने स्टेप्स हैं जो मैं आप लोगों को वर्बली बताऊंगी, एंड देन हम इन स्टेप्स को जो है वो क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करेंगे। सबसे पहले जब भी आपको क्वेश्चन मिलेगा और आपसे कहा जाएगा कि आपने गॉस एलिमिनेशन मेथड के थ्रू जो है वो इस साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो आपको टोटल 5 स्टेप्स करने होंगे। पहला स्टेप क्या होगा कि आपकी जो भी इक्वेशन गिवन होगी उसको आपने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। हमने अभी अभी देखा कि मैट्रिक्स फॉर्म कैसे होती है, इस तरह से होती है, तो हम अपनी गिवन इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखेंगे। अब यहाँ पे एक जो चीज़ है वो ये है कि फॉर एग्जाम्पल मुझे इक्वेशन अगर इस तरह से गिवन है तो ज़रूरी नहीं है कि मैं इस पहली इक्वेशन को ही इस पहली लाइन में लिखूं, इस दूसरी को ही इस दूसरी लाइन में और तीसरी को तीसरी लाइन में। नहीं, हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपनी इक्वेशंस को अरेंज करेंगे। रिक्वायरमेंट से क्या मुराद है मेरा कि जिस भी इक्वेशन में हमारे पास इस a1, a2 या a3 में से जिसके साथ भी 1 होगा हम उस इक्वेशन को पहले लिखेंगे, देन उसके बाद। ठीक है, यानी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम अपनी इक्वेशन को खुद से इस फॉर्म में एडजस्ट करके लिखेंगे। ठीक है, तो पहला स्टेप हमारा हो जाएगा। देन हमारे पास सेकेंड स्टेप होता है। सेकेंड स्टेप में हमने जो अपना मैट्रिक्स लिखा है उसको हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं। उसका क्या तरीका है वो भी हम आगे देखेंगे। यहाँ पे फिलहाल आप देख सकते हो c = a.b, या फिर हम इसको a और ये सबस्क्रिप्ट में bb लिख के इस तरह से भी हम इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, देन हमारा जो थर्ड स्टेप है वो ये होता है कि हमने जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाया है हम उसको इक्लोन फॉर्म में या फिर अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा थर्ड स्टेप भी कंप्लीट हो जाता है। देन हमारे पास बहुत सिंपल स्टेप्स रह जाते हैं। स्टेप 4 कि हमने जब इक्लोन फॉर्म बना ली उसके बाद हम करस्पॉन्डिंग इक्वेशंस लिखेंगे उस इक्लोन फॉर्म के थ्रू, और उसके बाद हम बैक सब्स्टिट्यूशन करते हुए x, y, z जो है उसको फाइंड आउट कर लेंगे। तो अब ये जितने भी 5 स्टेप्स मैंने आप लोगों को बताए हैं ये हम क्वेश्चन करेंगे, उसके अंदर अप्लाई करेंगे। आप लोगों ने स्टेप्स को दिमाग में रखना है। तो चलिए स्टूडेंट, हम अब अपने गॉस एलिमिनेशन मेथड के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप चैनल पर न्यू हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।
तो हम आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन को अब हम किससे जो हमारा हमने मेथड अभी अभी डिस्कस किया है गॉस एलिमिनेशन मेथड, उसके थ्रू सॉल्व करने जा रहे हैं। तो हमारा पहला स्टेप क्या था कि जो भी लीनियर इक्वेशन होगी उसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के लिए हमें क्या चाहिए कि देखिए, एक जो है उसके साथ हमारे पास यहाँ इसका जो A3 है वो क्या है 1 है, वेयर एज इसका 3 है और इसका क्या है 2 है। तो हमने क्या डिस्कस किया था कि जिसका पहला यानी जिसका 1 होगा कोफिशिएंट हम उसको पहले लिखेंगे, ठीक है। तो हम मैट्रिक्स फॉर्म में इसको कुछ इस तरह से लिखेंगे। ये हमारा स्टेप 1 है। देखिए, इस इक्वेशन को मैं सबसे पहले लिखूंगी, तो मैं लिखूंगी 1 4 9, ठीक है। फिलहाल हम इसको यहीं तक ही लिखेंगे, आगे कैसे लिखना है वो मैं आपको दिखाऊंगी। देन सेकंड और थर्ड पे क्योंकि एक 3 है एक 2 है तो आपकी अपनी मर्जी है, आप जिसको भी लिख लो। मैं पहली इक्वेशन इसको पहले लिख लेती हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 2 3 और उसके ऊपर वाली हो जाएगी 2 1 1, ठीक है। ये जो है मेरा, ये अब होता है मेरा जो हमने ए एक्स इक्वल्स टू बी लिखा था ना, इस तरह से लिखना होता है हमें, ए एक्स इक्वल्स टू बी। तो हमने लिखा था ये ए क्या है, एक्स क्या था मेरे पास, एक्स वाई और जी था, ठीक है। इक्वल्स टू बी जो था मेरे पास वो क्या था, वो मेरे पास ये थे D1 D2 D3। तो अब आपने जिस इक्वेशन को पहले लिखा है उसी का D आपने पहले लिखना है, ठीक है। तो हमने इस इक्वेशन को पहले लिखा था तो ये आ जाएगा 16। देन हमने सेकंड इक्वेशन लिखी थी जो कि आ जाएगा 18 और थर्ड लिखी थी जो कि हमारी एक्चुअली तो पहली थी लेकिन हमारे उसके हिसाब से हमने सेटिंग की तो थर्ड बनी, तो ये आ गया 10, ठीक है। तो ये हमने अपना लिख लिया, ठीक है, मैट्रिक्स फॉर्म में अपनी इक्वेशन को अरेंज कर लिया। देन सेकंड था हमें ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाना होता है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की हमने क्या इक्वेशन पढ़ी थी, ए बी या आप इसको सी बी बोल सकते हो, ये किसके इक्वल होता है, ए डॉट बी के, ठीक है। तो ए और बी इसको आप किस तरह से लिखोगे, देखो आपने सिंपली इस वाले और इस वाले मैट्रिक्स को क्या करना है, साथ लिख देना है। तो ये आपके पास इक्वल आ जाएगा कुछ इस तरह से 1 4 9, ये मैं फर्स्ट ए मैट्रिक्स लिख रही हूँ, 3 2 3 2 1 1। उसके बाद आप यहाँ पर एक इस तरह की डॉटेड लाइन डालोगे, ठीक है। और उसके बाद ये जो बी की वैल्यूज़ हैं 16 18 10 ये लिख लोगे, ठीक है, और मैट्रिक्स क्लोज कर दोगे। ये मेरा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन चुका है। अब मुझे इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को इक्लोन फॉर्म में ट्रांसफ़र करना है। आई होप आप लोगों को इक्लोन फॉर्म में अपने मैट्रिक्स को ट्रांसफ़र करना आता होगा। अगर नहीं आता तो आई बटन पे आप लोगों को एक लिंक मिल रहा होगा, उस लिंक के ऊपर जाके आप लोगों ने क्या करना है, इक्लोन फॉर्म किस तरह से बनती है वो लेक्चर वीडियो अच्छे से देख लेनी है, ठीक है। हम यहाँ पे इक्लोन फॉर्म बनाना नहीं सीख रहे, हम उसके आगे का काम सीख रहे हैं। तो यहाँ पे मैं इक्लोन फॉर्म बताती हूँ आप लोगों को कैसे बनेगी, कैसे बनेगी तो नहीं, मतलब बना के आप लोगों को दिखाती हूँ, ठीक है। तो अब हमें इसको क्या करना है, इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, इन दोनों को जीरो करना होगा, यानी R2 और R3 के फर्स्ट एलिमेंट्स को जीरो करना होगा यूजिंग दिस R1। तो उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, अगर मुझे R2 को ज़ीरो बनाना है तो मैं R2 में से 3 R1 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगी, तभी ये मेरे पास ज़ीरो होगा, ठीक है। तो हम पहला ऑपरेशन कर लेते हैं। देखें, इक्लोन फॉर्म में हम बनाने जा रहे हैं तो पहली रो तो सेम आ जाएगी 1 4 9 और ये 16, ठीक है। रो 2 के फर्स्ट एलिमेंट को मुझे क्या करना है, ज़ीरो करना है, यानी इस 3 को मुझे ज़ीरो बनाना है यूजिंग दिस R1 जो कि है मेरे पास ये वाली, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा R2 में से 3 R1 को मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब आप क्विकली कैलकुलेटर ले लीजिए, या अगर कैलकुलेटर नहीं लेते तो मैं पेंसिल से आप लोगों को स्टेप करके बताती हूँ। देखो, R2 मेरा पहला एलिमेंट क्या है, 3 माइनस ये फॉर्मूले का 3 जो मैंने फॉर्मूला बनाया है इस 3 को ज़ीरो बनाने के लिए, R1 का फर्स्ट एलिमेंट जो कि है 1, ठीक है। सेकंड वाला जब हम सॉल्व करेंगे तो R2 का सेकंड एलिमेंट जो कि है 2 माइनस ये फॉर्मूले का 3 जो मैंने बनाया, और R1 का फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट सॉरी जो कि है 4, ठीक है। सिमिलरली इस 3 के लिए हम काम करेंगे, यानी R2 का थर्ड एलिमेंट माइनस थर्ड एलिमेंट क्या है 3 माइनस ये फॉर्मूले का 3 और R1 का थर्ड एलिमेंट जो कि है 9, ठीक है। इसी तरह से कैलकुलेशन होगी ना। एंड देन फिर फोर्थ एलिमेंट के लिए क्या होगा, R2 का फोर्थ एलिमेंट जो कि है 18 माइनस ये फॉर्मूले का 3 और R1 का फोर्थ एलिमेंट जो कि है 16, ठीक है। तो अब आप इनको कैलकुलेट करो तो ये हो जाएगा 3 माइनस 3 इंटू 1 इज 3, तो 3 माइनस 3 आ गया 0। ये देखो पहला एलिमेंट मेरा क्या हो गया, 0 बन गया। देन आप इसके लिए करो 2 माइनस 4 3 ज़ा 12, तो 2 माइनस 12 आपके पास आंसर आएगा -10। सिमिलरली जब आप इसको अपने कैलकुलेटर में रख के करोगे तो आपके पास आंसर आएगा -24, और इस 16 इस वाले को जब आप करोगे अपने कैलकुलेटर पे रख के तो आपके पास आंसर आएगा -30, ठीक है जी। और ये वाली लाइन आपके पास कुछ इसी तरह से चलेगी, इसको स्ट्रेट रख लिएगा, आई एम सो सॉरी फॉर दिस, ठीक है। तो ये हमारे पास
सेकेंड रॉ का फर्स्ट एलिमेंट जीरो हो गया। अब हमें थर्ड रॉ का फर्स्ट एलिमेंट जो कि ये 2 है इसको जीरो बनाना है। तो मैं कैसे इस 2 को यूजिंग दिस R1 जीरो कर सकती हूँ, मैं अपना थर्ड ऑपरेशन कर सकती हूँ R3 माइनस 2R1। ठीक है, अब मैं इसको क्विकली इरेज कर लेती हूँ एंड देन आई विल कम बैक। सो स्टूडेंट्स, अब हमें क्या करना है, अब हमें कैलकुलेशन करनी है। तो R3 का फर्स्ट एलिमेंट जो कि है 2 माइनस ये फॉर्मूले का 2 जो मैंने बनाया, R1 का फर्स्ट एलिमेंट जो कि है 1। ठीक है, ये पहले वाले के लिए हो गया। अब सेकंड के लिए करो तो R3 का फर्स्ट एलिमेंट जो कि है 1 माइनस ये फॉर्मूले का 2 और R2 का सेकंड एलिमेंट जो कि है 4। ठीक है, देन R3 का थर्ड एलिमेंट जो कि है 1 माइनस ये फॉर्मूले का 2 और R1 का थर्ड एलिमेंट जो कि है 9। ठीक है, इसी तरह इसके लिए कर लो आप, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 2 और ये पहला वाला फोर्थ एलिमेंट ऑफ R1। तो ये इस तरह से आपके पास कैलकुलेशन हो जाएगी। ठीक है, तो अब आप 2 माइनस 2 इंटू 1 करो तो ये आपके पास, ये देखो थर्ड रॉ का फर्स्ट एलिमेंट भी 0 बन गया है। सिमिलरली आप इस वाले की कैलकुलेशन जब करोगे तो ये आपके पास आएगा -7। सिमिलरली आप जब इस थर्ड वाले एलिमेंट की कैलकुलेशन करोगे तो ये आपके पास आएगा -17 और जब फोर्थ वाले की कैलकुलेशन करोगे तो ये आएगा -22। अब ये मेरे पास फिलहाल इक्लॉन फॉर्म नहीं है। इक्लॉन फॉर्म कब बनेगी, जब मैं इस -7 को भी 0 बना दूंगी यूजिंग R2। ठीक है, अब मुझे R1 को यूज़ नहीं करना, क्योंकि अगर मैंने R1 को यूज़ किया तो मेरे ये 2 डिस्टर्ब हो सकते हैं जिन्हें मुझे हरगिज़ डिस्टर्ब नहीं करना है। ठीक है, तो मैं R3 के सेकेंड एलिमेंट को 0 बनाऊंगी यूजिंग R2। ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये आपको अच्छे से तब समझ में आएंगी जब आपकी इक्लॉन फॉर्म पक्की होगी। तो इक्लॉन फॉर्म के लिए जो मैंने लेक्चर वीडियो बनाई है आप उसको ज़रूर देखो अगर आपको ये बातें नहीं समझ में आ रही हैं तो, और अगर समझ आ रही हैं तो वेरी गुड। ठीक है, हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब देखिए, अब मुझे इस -7 को क्या करना है, मुझे इस -7 को 0 बनाना है यूजिंग दिस -10। तो उसके लिए फर्स्ट और सेकंड रॉस तो मेरे पास एज इट इज़ आ जाएंगी, क्योंकि अब मैं थर्ड रॉ चेंज करने जा रही हूँ। तो मैं फर्स्ट और सेकंड रॉ को एज इट इज़ लिख लेती हूँ क्योंकि उसमें कुछ चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये 1 4 9 और ये 16, देन 0 -10 -24 और ये -30 को मैंने एज इट इज़ लिख लिया। ठीक है, अब मुझे पता है कि ये वाला एलिमेंट भी चेंज नहीं होगा, यही वाला एलिमेंट चेंज होगा, तो इसको भी मैंने एज इट इज़ लिख लिया। अब देखें, अगर आप लोगों को यहाँ पे कन्फ्यूजन होती है ना कि हम अगला स्टेप क्या करें, तो उसके लिए मैं आपको एक बहुत आसान काम बताने वाली हूँ। देखें, ये -7 मेरे पास कब 0 होगा, जब इसमें +7 आ जाएगा। ऐसा ही है, तो -7 + 7 क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। अब इस -7 में +7 लाने के लिए मैं इस्तेमाल किसका कर रही हूँ, इस -10 का इस्तेमाल कर रही हूँ। ऐसा ही है, इसका मतलब मुझे इस -10 को किसी भी तरह से +7 बनाना है, तभी मैं इन दोनों रॉस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके अपने आंसर को या अपने इस वाले एलिमेंट को क्या कर सकती हूँ, 0 कर सकती हूँ। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई? नहीं आई तो दोबारा पीछे जाके समझें, क्योंकि ये बहुत काम की बात है। सही, अब देखें, अगर मुझे इस -10 को +7 बनाना है तो मुझे इसमें कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, तभी ये जो है वो +7 बनेगा। तो इसका तरीका कुछ ऐसे होता है कि आप देखो, ये रफ कॉलम है, -10 में मैं क्या ऐसा मल्टीप्लाई करूं कि उसका आंसर आ जाए +7। बात समझ आई आपको? मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट करती हूँ। देखिए, मुझे इस -7 को 0 बनाना है, जिसके लिए मुझे +7 चाहिए होगा, और +7 मैं कहाँ से ले सकती हूँ, इस -10 को ही +7 में बना सकती हूँ, तभी मैं अपनी दोनों रॉस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करवा के क्या करूँगी कि अपने एलिमेंट को 0 बना दूँगी। अब मुझे बेसिकली इस -10 को क्या करना पड़ेगा, +7 बनाना है। तो उसके लिए मैंने एक तरीका लगाया, एक ट्रिक लगाई कि -10 में मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ कि उसका आंसर इक्वल आ जाए +7 के। ठीक है, तो आप देखो, आपका जो x आएगा वो इक्वल आएगा -7/10 के। इसका मतलब है कि अगर आप अपनी रॉ 2 को -7/10 से मल्टीप्लाई करवा दोगे और उसके बाद इन दोनों रॉस को आप ऐड करवाओगे तो आपका ये जो एलिमेंट है वो 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब कि मैं क्या करूँगी, रॉ 3 के सेकेंड एलिमेंट को 0 बनाने के लिए मैं रॉ 3 में से माइनस करवा दूंगी 7/10 रॉ 2 को। समझ आ गई बात? ठीक है, तो जब आप ऐसा करोगे तो देखो, ये वाला एलिमेंट तो 0 ही रहेगा, इसको हम नहीं कैलकुलेट करते। रॉ 3 का मेरे पास जो है वो एलिमेंट क्या है, -7 है। अच्छा, ये मैंने खुद से लिखा तो मैं इसको इरेज कर देती हूँ। -7/10 ये उस फॉर्मूले का है, और R2 क्या है, -10। तो ये देखो, 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, तो -7 + 7 क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया 0। सिमिलरली आप इस 24 वाले के लिए करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -24 -7/10 और रॉ 2 का थर्ड एलिमेंट जो कि है -20।
सॉरी यहाँ पे रॉ 3 का आएगा जो कि -17 था, ठीक है, -7/10 और ये -24। तो जब आप इसको करोगे अपने कैलकुलेटर में रखोगे तो आपके पास इसका आंसर आएगा -1/5। और सिमिलरली जब आप फोर्थ एलिमेंट के लिए इस फॉर्मूले को अप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आएगा -1, ठीक है जी। तो अब आप इस वाले को इस तरह से लगा लें। अब देखिए मेरा मैट्रिक्स जो है वो इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है, क्योंकि मेरे ये फर्स्ट एलिमेंट के नीचे भी दोनों जीरो हैं और ये सेकंड एलिमेंट के नीचे वाला भी जीरो है। तो मतलब मेरा मैट्रिक्स जो है वो इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। स्टेप 4 कहता है मुझे अब सिंपली कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशंस लिखनी है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशंस लिखने के लिए मैं इस पूरे को मिटा दूँ जो मैंने गंदगी करी थी यहाँ पे आप लोग को समझाने के लिए, ठीक है। अब मुझे जो इक्वेशन लिखनी है वो देखो, ये x है, ये y है, ये z है और ये इक्वल्स टू दैट इक्वेशन है, ठीक है। ये y है, ये z है, ये इक्वल्स टू दैट इक्वेशन है, ये z है और ये इक्वल्स टू दैट इक्वेशन है। तो आप इक्वेशन लिखोगे तो कैसे लिखोगे, x प्लस 4y, मैं इस फर्स्ट लाइन की इक्वेशन लिख रही हूँ, ठीक है, प्लस 9z इक्वल्स टू 16। सेकेंड की इक्वेशन लिखूंगी तो -10, x तो जीरो है तो ये -10y -24z इक्वल्स टू -30। और थर्ड की लिखूंगी तो x और y दोनों जीरो हैं और सिर्फ z है तो -1/5z इक्वल्स टू -1। अब यहाँ से आप z की इक्वेशन निकाल सकते हो, सिंपली 5 उधर चले जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे तो z किसके इक्वल आएगा, आपके 5 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। अब आप इस z की इक्वेशन को जब यहाँ पे जो z की वैल्यू है इसको यहाँ पे रखोगे तो यहाँ पे आप रख के सॉल्व कर लेना, ठीक है। सॉल्व कैसे करोगे, मैं आई होप आप लोग को आता होगा बट मैं दिखा देती हूँ। देखो ऐसे होगा, ये -10y -24 z की जगह z की जो वैल्यू आई है 5 वो रखो इक्वल्स टू -30। अब इसका जो भी आंसर आएगा वो उधर जाके प्लस हो जाएगा, देन आप जो वो इस -10 को वहाँ ले जाके डिवाइड करवा दोगे तो जो आपका y का आंसर आएगा वो किसका इक्वल आएगा, आपका जो y आएगा वो इक्वल आएगा -9 के। सिमिलरली अब आपके पास y और z दोनों की वैल्यूज़ मौजूद हैं, आप उन वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में लेके जाओगे, यहाँ पे y और z की वैल्यूज़ पुट करेंगे और x निकालेंगे तो जो आपका x आएगा वो इक्वल आना चाहिए 7 के, ठीक है। तो मेरे पास x इक्वल आ गया 7 के, y इक्वल आ गया -9 के, z इक्वल आ गया 5 के। अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं कि आपने क्वेश्चन सही सॉल्व किया है या नहीं, तो इसका क्या तरीका होता है स्टूडेंट्स कि आप इन तीनों वैल्यूज़ को इन इक्वेशंस में x y z की जगह रखो, आपके पास आंसर इक्वल्स टू 10 आना चाहिए। इसमें रखोगे तो इक्वल्स टू 18 ही आंसर आना चाहिए, इसमें रखोगे तो इक्वल्स टू 16 ही आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास जो हमारा एक मेथड था लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए वो सॉल्व हो चुका है। आई होप आप लोगों को ये मेथड समझ में आ गया होगा। कोई क्वेरी है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ लेक्चर वीडियो को शेयर करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी।